बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम फरीद मरवत। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम हल किस तरह करेंगे। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे पास एक मेथड है और उस मेथड को बोला जाता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या चीज़ है? द प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। वो प्रोसेस या वो मेथड जिसके ज़रिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए हल करते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल मेथड है ये क्या चीज़ है? इसके कौन से स्टेप्स हैं? बायोलॉजिकल मेथड्स के 6 स्टेप्स हैं। इसका जो पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथड की मदद से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल मेथड का जो पहला स्टेप है उसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं कि हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। वैसे बायोलॉजिकल मेथड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने का तरीका है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या चीज़ है? एनी क्वेश्चन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म that is either asked by someone or come in the mind of its biologist by itself is called biological problem. लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब कोई भी क्वेश्चन जो किसी बायोलॉजिस्ट से कोई और बंदा पूछता है या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आ जाए, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब कोई भी क्वेश्चन वो क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बीमारी थी उसको मलेरिया बोलते। मलेरिया का नहीं पता था कि मलेरिया किस वजह से होती। साइंटिस्ट के जहन में ये क्वेश्चन आया कि मलेरिया का काज क्या है। तो ये जो मलेरिया का काज जिसका पता नहीं था ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली वो मेथड है जिसकी मदद से ऐसी चीज़ों के बारे में मालूम किया जाता है जिसका पहले से पता नहीं होता। या सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड वो मेथड है जिसकी मदद से रिसर्च की जाती। बायोलॉजी में जब रिसर्च की जाती है, जब नई चीज़ों के बारे में मालूम किया जाता है तो किस तरह मालूम किया जाता है? तो इसके लिए बायोलॉजिकल मेथड बनाया गया है। बायोलॉजिकल मेथड की मदद से मालूम किया जाता है। लेकिन बायोलॉजिकल मेथड का पहले स्टेप में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो उस क्वेश्चन के बारे में हम पहले जानते हैं कि वो हमारा क्वेश्चन है क्या जिसके बारे में हम मालूम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का है वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में मालूम करने जा रहे हैं या किस चीज़ के मुतालिक रिसर्च करने जा रहे हैं। जब हम एक क्वेश्चन का या जिस चीज़ के बारे में हम मालूम करने जा रहे हैं जब उसका पता चल जाए तो सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है और उसमें हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड का जो दूसरा स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन किस चीज़ को बोला जाता है? द डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सेंसेस सच एज विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन है जिसके आंसर का आपको नहीं पता, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या किस चीज़ को बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन इसको बोलते हैं जब आप अपने सेंसेस इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम के मुतालिक डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये 2 तरह की होती है। जब आप उस प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुतालिक डेटा कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो 2 तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आएंगी। एक बोलते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होती है जो नंबर्स की सूरत में नहीं होती और ना मेजरेबल होती है, ना हम इसको मेजर कर सकते हैं, ना नंबर की सूरत में होंगी ना मेजरेबल होती है, तो वो इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, हमने मालूम किया कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता है बॉइलिंग पॉइंट से। अब यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट नंबर की सूरत में नहीं है।
हमने मालूम है कि कम है और वो ज़्यादा, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह ए लीटर ऑफ वाटर इज हेवियर देन ए लीटर ऑफ इथेनॉल। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि 1 लीटर अगर हम पानी ले लें और 1 लीटर इथेनॉल ले लें तो ये पानी इथेनॉल से भारी होता है। अब कितना भारी है, ना कोई नंबर है, ना कोई हम इसको मेजर कर सकते हैं कि वो कितना है और ये कितना है। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है जो नंबर की सूरत में रिकॉर्ड नहीं होती और हम इसको मेजर नहीं कर सकते, उन इंफॉर्मेशन को बोला जाता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। दूसरी तरह की ऑब्जर्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वेशन दैट आर रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड मेजरेबल। वो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास नंबर की सूरत में होती है और हम इसको मेजर कर सकते हैं, उन इंफॉर्मेशन को बोला जाता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल, हमने मालूम किया, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, एक नंबर, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक नंबर की सूरत में हमारे पास इंफॉर्मेशन आए। इसको हम मेजर कर सकते हैं, थर्मामीटर लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मालूम कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह a liter of water weighs 1000 grams and a liter of ethanol weighs 789 grams। इंफॉर्मेशन है कि 1 लीटर वाटर का वजन 1000 ग्राम या 1 kg होता है और 1 लीटर इथेनॉल कितना होता है, 789 ग्राम होता है। तो डेफिनेटली 1000 ग्राम नंबर, 789 ग्राम नंबर की सूरत में इंफॉर्मेशन है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। बैलेंस की वजह से कि 1 लीटर पानी लेंगे उसका भी मालूम कर सकते हैं, 1 लीटर इथेनॉल, और इससे हमारे पास जो कहना क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि पानी का 1 लीटर पानी भारी होता है 1 लीटर इथेनॉल से। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर रहे हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास आ सकती है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी आ सकती है, लेकिन याद रखें कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट बिकॉज इट गिव्स मोर करेक्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अगर आपके पास, ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है तो उसको ज़्यादा सही ख्याल किया जाता है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो कहते हैं कि वो ज़्यादा सही होती है और वो हमें जो कहना ज़्यादा करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। अब बायोलॉजिकल मेथड का जो तीसरा स्टेप है, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन और द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुतालिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन उस क्वेश्चन के मुतालिक इंफॉर्मेशन है। जब उस क्वेश्चन के मुतालिक हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो बायोलॉजिस्ट या हमारे जहन में एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन या उस क्वेश्चन का एक पॉसिबल सॉल्यूशन आएगा। तो ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर जो पॉसिबल सॉल्यूशन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब जब हम साइंटिस्ट जब हाइपोथेसिस फार्मुलेट करते हैं तो ये गुड हाइपोथेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और हर बायोलॉजिस्ट की कोशिश होती है कि इसके हाइपोथेसिस के अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है, इट शुड बी ए जनरल स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट हो, जनरल स्टेटमेंट हो। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। हाइपोथेसिस एक पॉसिबल सॉल्यूशन, एक पॉसिबल आइडिया शो कर रहा हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है उसी के बेस के ऊपर आपने हाइपोथेसिस बनानी है। ऐसा ना हो कि ऑब्जर्वेशन कुछ और आपको बता रहे हैं और हाइपोथेसिस आपको कुछ और तरह का बताएं। जिस तरह की ऑब्जर्वेशन है उसी तरह की आपने हाइपोथेसिस फार्मुलेट करनी है। इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। हाइपोथेसिस कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी, जितनी सिंपल हो, जितनी सिंपल स्टेटमेंट हो सकती है इतनी सिंपल आपने हाइपोथेसिस बनानी है। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिएबल, दैट देयर शुड बी ए वे टू शो द हाइपोथेसिस फॉल्स। हाइपोथेसिस ऐसी हो टेस्टेबल हो, जिसको टेस्ट किया जा सके, जिसको एक्सपेरिमेंट की मदद से चेक किया जा सके। एंड पोटेंशियली फॉल्सिएबल, दैट देयर शुड बी ए वे टू शो द हाइपोथेसिस फॉल्स। ये जरूरी नहीं कि आपकी हाइपोथेसिस हर वक्त सही हो सके। हाइपोथेसिस ऐसा हो कि उसके गलत साबित होने का भी चांस मौजूद हो।
टेस्टेबल एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेसिस जरूरी नहीं है कि सही हो, वो गलत भी हो सके। तो ये हाइपोथेसिस की क्या होती है, फार्मूलेशन। बायोलॉजिस्ट जब हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करते हैं तो उसमें जो कहना है किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जर्वेशन आपको हाइपोथेसिस के बारे में नहीं बताएंगे, ऑब्जर्वेशन में आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, उन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आप रीजनिंग की मदद से हाइपोथेसिस क्या करते हैं, फार्मूलेट करते हैं। और जिस तरह के पहले बताया, हाइपोथेसिस क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन जो ऑब्जर्वेशन की वजह से बायोलॉजिस्ट के जहन में आता है, वो हाइपोथेसिस कहलाती है। तो ये तीसरा स्टेप। चौथा जो स्टेप है वो है डिडक्शन। डिडक्शन किसको बोलते हैं, द लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। हम हाइपोथेसिस से एक ऐसा रिजल्ट निकालते हैं, एक हाइपोथेसिस को हम एक ऐसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं कि उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सके, उसको हम एक्सपेरिमेंट की मदद से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो हाइपोथेसिस को एक ऐसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया, या हाइपोथेसिस से एक ऐसा कंक्लूजन निकाल दिया कि उसको हम एक्सपेरिमेंट की मदद से जो है ना टेस्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिडक्शन। अगर आपके पास इन द फॉर्मुलेशन ऑफ डिडक्शन इफ एंड देन लॉजिक इज यूज्ड, डिडक्शन की स्टेटमेंट अगर आपको मुख्तलिफ स्टेटमेंट दे दिए जाएं और जिस स्टेटमेंट के स्टार्ट में इफ है, दरमियान में देन है, तो ये जो स्टेटमेंट की स्टार्ट में इफ, दरमियान में देन, ये किसी को शो कर रहा है, ये डिडक्शन की निशानी है। हर डिडक्शन के स्टार्ट में इफ आएगा, दरमियान में क्या आएगा, देन आएगा। हाइपोथेसिस बना ली, हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट की मदद से चेक करने के लिए डिडक्शन बनाई जाती है। अब डिडक्शन को टेस्ट किया जाता है किसकी मदद से, एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड to see that hypothesis is true or false. So experiment is one of the most important step of biological method. Hypothesis biological problem का possible solution. अब ये जो possible tentative idea है, confirm नहीं है कि ये hypothesis वाकई इस biological method का biological problem का आंसर है या नहीं। तो इसको confirm करने के लिए हम जो है हाइपोथेसिस से डिडक्शन बना लेते हैं, डिडक्शन को टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट की मदद से। अगर एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस को सही साबित कर ले तो हमारे हाइपोथेसिस जो कहने क्या हो जाती है, ट्रू साबित हो जाती है, और वो जो कहना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर हो जाता है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस को सही साबित ना करे तो हाइपोथेसिस जो कहना गलत साबित हो जाती है, और इसके लिए फिर हमने जो कहना दोबारा हाइपोथेसिस फार्मूलेट करनी होगी, या इस प्रोसेस को दोबारा जो कहना क्या करना है, सीरीज से स्टार्ट करना होता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप इस्तेमाल किए जाते हैं, एक को बोला है कंट्रोल ग्रुप, दूसरे को बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमेशा कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इस्तेमाल किए। ये कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों एक जैसे होते हैं, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल का फर्क होता है, और वो वेरिएबल कौन सा होता है, जिसको टेस्ट करना होता है। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल हम मालूम करने जा रहे हैं कि प्लाज्मोडियम, हमारे पास हाइपोथेसिस है कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, या प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये हमारी हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस हमने डिडक्शन बनाई, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पेशेंट दैट आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर बॉडी। अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है तो हर वो पेशेंट जिसको मलेरिया है उसके बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो अब इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट दो ग्रुप रहेंगे, एक कंट्रोल ग्रुप होगा, दूसरा हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जो हमारे पास होगा वो होगा जिसको मलेरिया नहीं है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा जिसको मलेरिया है। तो फिर हम कंट्रोल ग्रुप से भी ब्लड ले लेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको मलेरिया है उससे भी ब्लड ले लेंगे। दोनों के ब्लड को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, अगर कंट्रोल ग्रुप वाले के ब्लड में प्लाज्मोडियम नजर नहीं आता, मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नजर आता है, तो बात कंफर्म हो जाएगी प्लाज्मोडियम मलेरिया काज कर रहा है। लेकिन अगर इस तरह नहीं है तो हमारे पास, तो ये जो दो ग्रुप हम ले रहे होते हैं, एक वो होता है जिसके अंदर वो वेरिएबल होता है, दूसरा वो होता है जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल कौन सा वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसको हमने टेस्ट करना होता है। बाकी हर लिहाज से दोनों ग्रुप जो है ना एक होते हैं, और एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप हम इसलिए ले रहे होते हैं ताकि हम रिजल्ट को आपस में कंपेयर कर सके और हमारे पास ज़्यादा करेक्ट रिजल्ट आ जाए।
बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस करेक्ट, एक्सपेरिमेंट की वजह से बायोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि हाइपोथेसिस जो कहना सही है या गलत। अगला जो स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, उसको हम बोलते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। आगे बाद जो रिजल्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंट से, जो डेटा आ जाता है, आर एनालाइज विद द हेल्प ऑफ वेरियस मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम द डेटा, इट इज कॉल्ड समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट आपने किए, एक्सपेरिमेंट से आपके पास डेटा आया, उस डेटा का क्या नतीजा निकलता है या उसका क्या मतलब है, तो उसको मैथमेटिकल टेक्निक्स की मदद से एनालाइज किया जाता है, उसका तजिया किया जाता है, उससे कंक्लूजन निकाला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। और आखिरी स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग द रिजल्ट। When biologists publish their findings in scientific journal books and present in talks at national and international meetings and seminar at college and university, it is called reporting the result. बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली रिसर्च मेथड है। एक बंदे ने रिसर्च किया और रिसर्च के बाद उसने जो कहना किसी चीज़ के बारे में मालूम किया, जो उसकी फाइंडिंग है, बायोलॉजी जब इन फाइंडिंग को जर्नल बुक्स में पब्लिश कराता है या नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग जो हो रही है या सेमिनार हो रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में, वहाँ पर अपनी फाइंडिंग को प्रेजेंट करता है, तो इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। रिपोर्टिंग द रिजल्ट क्यों करवाई जाती है? एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया या आपने जो कहना कोई नई फाइंडिंग, नई चीज़ के बारे में मालूम किया बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करके, तो वो उसको जर्नल या बुक्स के अंदर पब्लिश क्यों कर रहा है, नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग या सेमिनार में क्यों प्रेजेंट कर रहा है? वो इसलिए प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इससे दूसरे साइंटिस्ट को पता चल जाता है और इससे जो कहना दूसरे साइंटिस्ट इसके काम को फिर वेरीफाई करते हैं कि उसका काम सही है या गलत। अगर वो सही है तो उसके काम को दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको फिर अप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से वो जब काम को रिपोर्ट करता है, अब एक बंदे ने बायोलॉजिकल मेथड की वजह से नई चीज़ को मालूम किया, लेकिन जब वो पब्लिश नहीं करेगा, जब तक वो दूसरे लोगों को नहीं बताएगा, तो ये पता नहीं चलेगा कि उसका काम सही है या गलत। अगर उसका काम सही भी है तो उस वक्त तक दूसरे लोगों को इसका फ़ायदा नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी रिज़ल्ट रिपोर्ट नहीं होती, वो पब्लिश नहीं होती। और फिर जब दूसरे लोगों तक इसका काम पहुंचेगा तो वो उसको जो कहना मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इससे अप्लाई करेगा और उससे जो कहना क्या लेंगे, फ़ायदा लेंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड की मदद से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बायोलॉजिकल मेथड के 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप्स के ऊपर जब आप स्टेप बाय स्टेप देखें, बायोलॉजिकल मेथड एक साइंटिफिक मेथड है, इसकी मदद से नई चीज़ों के बारे में मालूम किया जाता है और ये एक ऑर्गेनाइज वे बनाया गया। इसलिए ये बनाया गया ताकि जब आप रिसर्च करें या किसी नई चीज़ के बारे में मालूम कर लें, तो ये एक ऑर्गेनाइज वे है, स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे। अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आगे बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा वो रिज़ल्ट ज़्यादा करेक्ट होगा, उसमें गलत साबित होने का चांस नहीं होगा। तो इसलिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड बनाया गया और ये जो कहना है इसके 6 स्टेप है। ये जो बायोलॉजिकल मेथड है जिसकी वजह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, अभी तो हमने इसके मुख्तलिफ स्टेप्स, इस स्टेप्स में क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करेंगे। हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेंगे और बायोलॉजिकल मेथड की मदद से उसका सलूशन निकालेंगे, तो फिर वहाँ से हमें पता चलेगा कि बायोलॉजिकल मेथड की मदद से हम नई चीज़ों के बारे में किस तरह मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।